गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो आज हम लोग पिछले क्लास में मैथ किए थे, तो आप लोग के जैसे मैंने बताया था कि मैं हर एक चैप्टर बाय चैप्टर, हर एक क्लास बाय क्लास जो भी वीडियो है आप तक पहुंचाने का कोशिश करूंगा। तो उसी तरह से आज मैं आपके बीच में फिजिक्स चैप्टर 1 यानी प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्लैक्शन ऑफ लाइट चैप्टर लेकर आपके बीच में आया हूँ। चलिए देखिए, हम नोट कर लेते हैं। चैप्टर का नाम जो है हमारा रिफ्लैक्शन ऑफ लाइट। ठीक, देखिए चैप्टर का नाम क्या है हमारा, रिफ्लैक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन। और इसी के लास्ट में हम लोग चर्चा करेंगे अगले सीरीज में इंडेक्स रिफ्लैक्शन यानी अपवर्तन। ठीक, देखिए कोई खास नहीं, लेकिन अभी बताएंगे कि आप बिहार बोर्ड के बच्चे हैं, बिहार बोर्ड से पढ़ाई करते हैं, तो हमें थोड़ी बहुत तो इंग्लिश जानना जरूरी है। देखिए इससे क्या होगा, यदि आप एग्जाम में कॉपी लिखते हैं, जो मेन टॉपिक है, यदि आप उसे बगल में इंग्लिश में अच्छा राइटिंग लिख देते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छा होगा। तो चलिए हम लोग समय बर्बाद नहीं करते हैं, फटाफट लेसन 1 की ओर चलते हैं। देखिए जो भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है मैं आपको एक अपने भाषा में बताता हूँ, आप उसे सुनकर अपने कॉपी में नोट करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि देखिए मैं नहीं चाहता हूँ कि बड़े बड़े डिफिनेशन या जो भी डिफिनेशन है उसे बोर्ड पे लिखा जाए। बोर्ड किस लिए बना है, तो बोर्ड आपको एक्सप्लेन करने के लिए यानी आपको समझाने के लिए बना है, ना कि ये बोर्ड बनता है टीचर को परिभाषा लिखने के लिए, और नहीं टीचर को बनता है बुक आपको बुक देखकर परिभाषा लिखाने की जरूरत। तो मार्केट में बहुत से ऐसे भी टीचर उपलब्ध हैं जो बुक देखकर हुबहू आपको यदि छपवा देते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि आप वैसे शिक्षक से बचें। बुक आपको सेल्फ स्टडी के लिए मिलता है, ना कि आपको छापने के लिए मिलता है। तो फटाफट हम लोग लेसन की तरफ बढ़ते जाते हैं। तो देखिए जो जो टॉपिक है टॉपिक वाइज समझेंगे, बता देते हैं, आप इसे समझने का कोशिश करेंगे। चलिए देखिए टॉपिक 1 में हमारा सबसे पहले प्रकाश पढ़ना है यानी लाइट। तो कह सकते हैं सर व्हाट इज लाइट या व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लाइट, प्रकाश क्या होता है या प्रकाश से आप क्या समझते हैं। तो कह सकते हैं कि सर लाइट इज ए सोर्सेस ऑफ एनर्जी। प्रकाश क्या है, प्रकाश जो है एक ऊर्जा का स्रोत है। यानी आप सीधा शब्द लिख सकते हैं, प्रकाश लिख लीजिएगा और प्रकाश लिखने के बाद डैश बना लीजिएगा और लिख सकते हैं कि प्रकाश एक ऊर्जा का स्रोत है। ठीक, ये अभी आगे क्लास में आप आते हैं तो आपको मिलता है पढ़ने के लिए कि लाइट इज ए वेव। प्रकाश क्या है, एक वेव है। बट यदि आप अंडर 10 का स्टूडेंट है तो आपको कोई इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप इतना ही पढ़िएगा कि प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक ऊर्जा का स्रोत है। तो चलिए यदि आपको ये डिफिनेशन याद हो गया 1 नंबर का कि प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक ऊर्जा का स्रोत है। तो इससे आगे बढ़ते हैं। तो आगे मिलेगा आपको बुक में पढ़ने के लिए कि प्रकाश के आधार पर वस्तुओं को मुख्य रूप से 2 वर्गों में बांटा गया है। तो देखिए वो कौन कौन से वर्ग हैं, किसमें प्रकाश को बांटा गया है। तो प्रकाश को मुख्य तौर पे 2 वर्ग में बांटा गया, ल्यूमिनियस और नॉन ल्यूमिनियस यानी प्रदीप्त और अप्रदीप्त आप कह सकते हैं। तो कई बुक में आप दीप्त, अदीप्त, प्रदीप्त, अप्रदीप्त, तो देखिए एक वर्ड मीनिंग का कई हिंदी भी होता है, तो उससे आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश में भी हम बताते चलेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं वो भी इस क्लास को ज्वाइन करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा कि आपको इंग्लिश टू हिंदी यानी हिंदी या इंग्लिश दोनों साथ साथ बताते चले। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ गए हैं, ल्यूमिनियस और नॉन ल्यूमिनियस यानी अदीप्त और प्रदीप्त। तो देखिए वैसे पदार्थ, याद रखिएगा ध्यान से, वैसे पदार्थ जिनके पास अपना प्रकाश हो उसे प्रदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे सूरज और तारा हो गया, या इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, कैंडल हो गया, इटीसी। या वैसे पदार्थ जिसमें स्वयं अपना प्रकाश नहीं हो उसे अदीप्त पदार्थ कहते हैं, या अप्रदीप्त पदार्थ कहते हैं। दोनों कहते हैं, अदीप्त भी कहते हैं, अप्रदीप्त भी कहते हैं। बहुत से नाम ऐसे दो 3 नाम है, तो मैं आपको सभी नामों को बता दूंगा। एग्जाम में जो भी क्वेश्चन है आपको कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। तो चलिए ये तो कंफ्यूज हुआ। अगला पदार्थ में पढ़ेंगे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे। तो प्रदीप्त को 2 भागों में बांट दिया गया, नेचुरल और आर्टिफिशियल यानी प्राकृतिक और मानव निर्मित। तो देखिए प्राकृतिक किसे कहते हैं, तो प्राकृतिक कहते हैं कि वैसे प्रदीप्त पदार्थ जिनका निर्माण प्राकृतिक के द्वारा किया गया हो या प्राकृतिक के द्वारा हुआ हो तो उसे प्राकृतिक प्रदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे अभी बताया थे एग्जाम्पल में कि सूर्य एवं तारा कह सकते हैं। ठीक, और दूसरी बात आती है मानव निर्मित प्रदीप्त पदार्थ यानी वैसे पदार्थ या वैसे प्रदीप्त पदार्थ जिनका निर्माण मनुष्य करता है तो उसे मानव निर्मित प्रदीप्त पदार्थ कहते हैं। ठीक है, तो जैसे में देखिए आपको क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक बल्ब हो जाएगा, कैंडल हो जाएगा, ट्यूबलाइट हो जाएगा,
ये सब क्या प्रदीप्त तो है, परंतु बट ये हम लोग के द्वारा बनाया गया है, ना कि इसे नेचर बनाता है। तो चलिए फटाफट अब इससे आगे बढ़ते हैं। प्रदीप्त और प्रदीप्त खत्म हुआ। अब फिर हमें पढ़ना है कि प्रकाश के आधार पर वस्तुओं को 3 वर्गों में बांटा गया, जिसमें आपको पढ़ना है पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ और अदीप्त या कह सकते हैं ट्रांसलुसेंट, ट्रांसपेरेंट एंड ओपेक। प्रदीप्त, अप्रदीप्त, सॉरी आपको ल्यूमिनस का होता है। देखिए थोड़ा सा क्या है कि इंग्लिश तो हिंदी बताने में थोड़ा सा परेशानी होता है। तो देखिए ट्रांसपेरेंट को हिंदी में हम लोग पारदर्शी पदार्थ करते हैं, ट्रांसलुसेंट को हम लोग हिंदी में पारदर्शी हो गया, दूसरा आपको अपारदर्शी हो जाएगा। ठीक, तो देखिए इसमें हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट एंड ओपेक। तो पहला जो ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है, यानी वैसे पदार्थ जिनसे पूरी प्रकाश पार कर जाता है, तो उसे हम लोग ट्रांसपेरेंट मटेरियल कहते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट ग्रुप को बताते हैं कि इसमें क्या आपको पढ़ना है। नेक्स्ट के रूप में हमको पढ़ना है बाबू ओपेक मटेरियल यानी अपारदर्शी पदार्थ। तो अपारदर्शी पदार्थ है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट एंड ओपेक, यानी पारदर्शी पदार्थ, प्रभासी पदार्थ और अपारदर्शी पदार्थ। ठीक, तो बताया कि वैसे पदार्थ जिनमें प्रकाश की किरण पूरा पार कर जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे हवा हो गया, कांच हो गया, जल हो गया। दूसरे पे आते हैं प्रभासी पदार्थ। तो वैसे पदार्थ जिनमें प्रकाश की कुछ किरण पार कर जाती है और कुछ किरण टकराकर लौट जाती है, तो उसे हम लोग प्रभासी पदार्थ कहते हैं। अब देखिए कुछ पार कर जाते हैं और कुछ टकराकर लौट जाती है, तो कह सकते हैं कि सर ऐसा क्या कुछ है। हाँ, मार्केट में बहुत से ऐसे हैं, जैसे हमारा स्किन, हमारा रक्त, घिसा हुआ कांच, तेल से भीगा हुआ कागज, प्लास्टिक, कलर प्लास्टिक। ये सब से देखिएगा कि आगे के वस्तु तो आपको नजर पड़ता है, लेकिन साफ साफ नजर नहीं पड़ता है। पूछेगा क्यों, व्हाई? तो क्योंकि इसमें कुछ ही प्रकाश के किरण पार करते हैं, इसीलिए हमें कुछ नजर आता है और कुछ नजर नहीं आता है। चलिए तो प्रभासी हो गई। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है अपारदर्शी। तो इसके बाद अपारदर्शी पूछेगा कि अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं। तो वैसा पदार्थ जिसमें प्रकाश की किरण पूरा पार ना करे, या कह सकते हैं कि वैसे पदार्थ जिसमें प्रकाश की किरण पार न करे। सीधा लिखिएगा, न करे। देखिए क्योंकि इसमें कोई भी प्रकाश की किरण पार नहीं करता है, तो उसे हम लोग अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। चलिए तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे बोर्ड हो गया, आपके पास कॉपी रखा है, किताब रखा है, ईंट हो गया, मकान हो गया, मिट्टी हो गया, ये सब क्या होते हैं, अपारदर्शी पदार्थ होते हैं। ठीक, तो चलिए इसके बाद ये सिंपल कॉन्सेप्ट है। ऐसे तो आप लोग 5, 6 में भी, 8 में भी पढ़े हैं, ये रिवीजन के तौर पे बताया गया क्योंकि आपका बुक में दिया हुआ है। अब हम लोग अपने मुद्दे की बात यानी मेन कॉन्सेप्ट पे आते हैं। तो मेन कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन। तो परावर्तन किसे कहते हैं, तो देखिए एकदम सिंपल डेफिनेशन है बाबू, हमेशा 2 नंबर में पूछता है एग्जाम के लिए, आप लोग रख लीजिएगा या समझ लीजिए, बिल्कुल याद हो जाएगा एक लाइन में, कि जब कोई भी प्रकाश का किरण किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराता है, तो टकराने के पश्चात यदि वह विपरीत दिशा में लौट जाता है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए क्या ये समझाए हम, अब बोर्ड पे समझने वाली बात आ गई। यदि मान लिया जाए सपोज दैट कि हम यहाँ पे एक कैंडल बना देते हैं। ठीक, यहाँ पर हम एक कैंडल बना देते हैं आपके सामने, और इस कैंडल से क्या निकला, ये लाइट निकला। और यह लाइट क्या होता है कि यह एक ओपेक मटेरियल्स यानी अपारदर्शी वस्तु से टकरा जाती है। तो टकराने के पश्चात क्या होता है कि यह आपको टकराने के बाद विपरीत दिशा में यानी उल्टा दिशा में लौट जाता है, तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। याद रखिएगा कि जब कोई प्रकाश का किरण किसी अपारदर्शी वस्तु पे पड़ता है और पड़ने के पश्चात टकरा करके उल्टे दिशा में लौट जाता है, तो उसे हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। तो प्रकाश का परावर्तन तो हम लोग समझ गए। अब यदि पूछा जाए कि प्रकाश का परावर्तन कितने प्रकार का होता है, तो देखिए प्रकाश का परावर्तन 2 प्रकार का होता है, एक नियमित परिवर्तन और एक अनियमित परिवर्तन। ठीक, याद हो गया, एक नियमित परिवर्तन और एक अनियमित परिवर्तन। यदि हमसे इंग्लिश में पूछ दिया जाए इसका नाम, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। 2 होता है, नियमित परिवर्तन और अनियमित परिवर्तन। अब हम लोग फटाफट नियमित परिवर्तन की ओर बढ़ते हैं, आगे की ओर, कि नियमित परिवर्तन क्या होता है। इसे भी हमें फिगर की मदद से समझने की जरूरत पड़ेगा। पहले आप परिभाषा सुन लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिएगा।
देखिए जब कोई प्रकाश का किरण किसी चिकने सतह से टकरा कर लौटता है तो उसे नियमित परिवर्तन कहते हैं। याद रखिएगा कि जब कोई प्रकाश का किरण किसी चिकने सतह से टकराकर लौटता है उसे हम लोग नियमित परिवर्तन कहते हैं। चलिए जब नियमित परिवर्तन तो हम लोग समझ गए, तो इसका फिगर बना लेते हैं। देखिए फिगर की मदद से समझेंगे। कहा जाता है यह एक समतल दर्पण है, ठीक, याद रखिएगा यह एक समतल दर्पण है और इस समतल दर्पण पे कोई प्रकाश का किरण पड़ता है। इस समतल दर्पण पे कोई प्रकाश का किरण पड़ता है। यदि इस समतल दर्पण पे कोई प्रकाश का किरण पड़ रहा है तो आप लोगों को पता होगा कि समतल दर्पण का जो परावर्तक सतह होता है वो चिकना होता है। यदि इस चिकने समतल दर्पण पे कोई प्रकाश का किरण पड़ता है, यदि सपोज इस तरह से, ये देखिए फिगर बना दिए, यदि ये किरण कोई आ रहा है तो क्या होगा, यह टकराकर ऊपर की ओर एक दिशा में लौटेगा। ये क्या करेगा, एक नियमित कोण बनाता है, यानी नियमित कोण बनाता है, यानी एक नियम का पालन करता है। तो जैसे हम लोग कह सकते हैं कि सर यह नियमित परिवर्तन है, तो इस तरह से नियमित परिवर्तन। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग अनियमित परिवर्तन। तो देखिए अनियमित परिवर्तन किसे कहते हैं कि जब कोई प्रकाश का किरण किसी रुखड़े सतह से टकराकर लौटता है तो उसे हम लोग अनियमित परिवर्तन कहते हैं। फटाफट लिख लीजिएगा कि जब कोई प्रकाश का किरण किसी रुखड़े वस्तु से टकराकर लौटता है तो उसे हम लोग अनियमित परिवर्तन कहते हैं। चलिए देखिए अनियमित परिवर्तन के लिए क्या कहा जाता है, हमें कहा जाता है रुखड़ा सतह। ये हमने लिए कोई ऊबड़ खाबड़ भूमि है या ऊबड़ खाबड़ प्लास्टिक है, टूटा फूटा वस्तु है, कोई भी यानी अपारदर्शी वस्तु है, ये ध्यान रखना है। तो यदि ये पारदर्शी वस्तु से कोई किरण आता है तो क्या ये किसी नियम का पालन करेगा? नहीं, ये कोई नियम का पालन नहीं करेगा। तो देखिए इसे हम लोग कैसे समझते हैं, तो इसे इस तरह से समझते हैं। यहाँ देखेंगे कि देखिए जो कोण बन रहा है सभी के बीच में, एक कोण जो है एक बराबर दूसरे कोण का बराबर नहीं है। तो जब एक कोण दूसरे कोण के बराबर नहीं है तो कह सकते हैं कि सर ये क्या है, अनियमित परिवर्तन है। तो इसे हम लोग अनियमित परिवर्तन कहते हैं। चलिए फिगर को नोट कर लीजिएगा। देखिए जहां जहां फिगर बताया जाता है, फिजिक्स बायोलॉजी आपको फिगर के लिए महत्वपूर्ण सब्जेक्ट माना जाता है, जबकि वही यदि केमिस्ट्री की बात किया जाए तो उसमें आपको जहां तक ज्यादा से ज्यादा रिएक्शन की कोशिश करना है। तो जब केमिस्ट्री पढ़ाएंगे तो बताएंगे रिएक्शन के बारे में हम लोग, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग जब फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स में चलेंगे इसके आगे की ओर। तो फिगर को आप लोग कॉपी पे फेयर कॉपी जब तैयार कीजिएगा मेरे चैनल से पढ़कर, तो अपना फेयर कॉपी में पिक्चर जरूर बनाइएगा, ठीक। चलिए अब इससे आगे चलते हैं हम लोग, यहाँ तक तो हो गया। अब इसके बाद अब बात आती है समतल दर्पण, ठीक। तो हम लोग हेडिंग में लिख लीजिएगा, सभी लोग कॉपी के ऊपर हेडिंग में लिख लीजिए समतल दर्पण। तो सबसे पहला समतल दर्पण किसे कहते हैं, यदि पूछा जाता है समतल दर्पण किसे कहते हैं, तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। बिल्कुल एक नंबर का एक लाइन का डेफिनेशन याद कर लीजिए, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। चलिए फटाफट यदि समतल दर्पण को पिक्चर बना लेते हैं तो देखिए समतल दर्पण का कोई भी पिक्चर बनाने के लिए सीधा रेखा ले लीजिए और इसे एक तरफ से रचित कर दीजिए, यानी पेंट कर दीजिए, तो ये क्या हो गया, ये हमारा समतल दर्पण बन जाता है। तो जहां समतल दर्पण का परिभाषा लिखिएगा वहां पे नीचे में आप समतल दर्पण का पिक्चर जरूर बनाइएगा। इससे देखिए हर बार बोल रहे हैं पिक्चर बनाना बाबू आपको जरूरी है। चलिए तो हो गया हमारा समतल दर्पण। अब पढ़ना है समतल दर्पण में परावर्तन, याद रखेंगे समतल दर्पण में परावर्तन। तो अब हम लोग चलते हैं समतल दर्पण में परावर्तन। तो समतल दर्पण में नियमित परिवर्तन होता है। यदि आपसे पूछा जाता है कि कोई समतल दर्पण है तो उसमें कौन सा परिवर्तन होगा, नियमित या अनियमित, तो वहां पे टिक मारेंगे कि समतल दर्पण में नियमित परिवर्तन होता है। यहाँ पे आपको कोई शक करने की जरूरत नहीं है, कंफर्म है, 100% टिक मारिएगा, समतल दर्पण में नियमित परिवर्तन होता है। अब आपसे पूछेगा कि समतल दर्पण में प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, ये VVI क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है कि समतल दर्पण में प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो समतल दर्पण में प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। ये VVI ऑब्जेक्टिव है, हर साल एग्जाम में लगभग पूछ देता है कि समतल दर्पण में प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। याद रखेंगे कि समतल दर्पण में प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं नियम पे। तो नियम हमारा पहला क्या कहता है, तो चलिए नियम पहला याद रखिएगा, साइन I इक्वल टू साइन R। इसके कई रूप से आप लिख सकते हैं, इसे आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण।
क्योंकि आई का मतलब होता है इंसिडेंस एंगल, और इंसिडेंस एंगल को हम लोग हिंदी में आपतन कोण कहते हैं। आर का मतलब होता है रिफ्लेक्ट एंगल, रिफ्लेक्ट एंगल का मतलब होता है परावर्तन कोण। तो ये हो गया परावर्तन कोण, ये हो गया आपतन कोण। तो पहला नियम कहता है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण जो है दोनों बराबर होते हैं। किस नियम से? तो समतल दर्पण के परावर्तन का प्रथम नियम। चलिए आते हैं सेकंड नियम, यानी दूसरा नियम क्या कहता है? तो दूसरा नियम कहता है हमारा कि आपतित कोण, क्या कह सकते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो चलिए इसका पिक्चर बना लेते हैं। देखिए फटाफट पिक्चर की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये हो गया और एक ये हो गया। ये हमारे पास कितने कोण बन रहे हैं? दो कोण। एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो देखिए ध्यान से देखिएगा पिक्चर को, तो पिक्चर में आपको पता चलेगा कि ये कोण जो है, ये तीर का निशान ये बताता है आपको कि ये आ रहा है और ये टकरा कर जा रहा है। तो आने वाले को आपतित किरण और जाने वाले को परावर्तित किरण, और बीच में जो डाला गया लंब है उसे अभिलंब कहते हैं। तो कहता है कि तीनों कहाँ होते हैं? एक ही तल में होते हैं। देखिए हम रेड कलर से इंडिकेट करते हैं। ये देखिए यहाँ पे अभिलंब, आपतित किरण और परावर्तित किरण तीनों कहाँ है? एक ही स्थान पे हैं। तो ये हमारा नियम क्या कहता है? सेकंड कहता है। चलिए तो यहाँ तक खत्म हुआ। इसके बाद बात आती है, थोड़ा सा एक दो डिफिनेशन और है जो आप पढ़ लीजिए कि आपतित किरण किसे कहते हैं। तो जब कोई भी प्रकाश का किरण किसी प्रकाशीय स्रोत से आपतित होता है या आता है तो उसे हम लोग आपतित किरण कहते हैं। याद रखिएगा, उसे क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। दूसरा कहता है परावर्तित किरण। तो जब आपतित किरण किसी अपारदर्शी वस्तु से टकरा कर लौट जाता है तो उसे हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। ये हो गया आपतित किरण और परावर्तित किरण। बचा हमारा कौन? एक और परिभाषा, अभिलंब। अभिलंब किसे कहते हैं? तो आपतन बिंदु और परावर्तन बिंदु पर डाला गया लंब को अभिलंब कहते हैं। ये देखिए हमारा आपतन बिंदु इधर से परावर्तन बिंदु और इस पे डाला गया लंब को अभिलंब कहते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि अभिलंब किसे कहते हैं, तो आपतन बिंदु और परावर्तन बिंदु पे डाला गया लंब को क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। चलिए तो हमारा खत्म हुआ। अब बात आती है कि समतल दर्पण की विशेषता या समतल दर्पण से किस प्रकार प्रतिबिंब बनता है। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है या कभी 2 बार नंबर में भी पूछा गया एग्जाम में, तो ध्यान रखेंगे। देखिए क्या क्या विशेषता है। तो सबसे पहला, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु के आकार का बराबर होता है। याद रखिएगा, किसके बराबर होता है? वस्तु के आकार का बराबर होता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, इसमें आपका कॉन्सेप्ट के लिए दूसरा बराबर तो बता दिए। दूसरा याद रखिएगा, समतल दर्पण में प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी दोनों समान होते हैं। समतल दर्पण में प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी दोनों सामान्य होते हैं। तीसरा याद रखिएगा, समतल दर्पण में वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई दोनों क्या होता है? सामान्य होता है। यानी जितना वस्तु का ऊंचाई होगा उतना ही प्रतिबिंब का ऊंचाई होगा। ये 3 गुण होते हैं समतल दर्पण में। ठीक, तो चलिए इसके बाद अब हम लोग आगे चलते हैं। समतल दर्पण तो बता दिए कि समतल दर्पण क्या है, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसे बनेगा। अब बात आती है एक और VVI क्वेश्चन का प्रूफ करने के लिए। ये कई बार देखा गया है कि एग्जाम में पूछ देता है कि साबित करे कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यानी प्रूफ करे कि एंगल I बराबर एंगल R। तो फटाफट आज का क्लास हम लोग इसे प्रूफ करते हैं। तो देखिए सबसे पहले प्रूफ करने के लिए आप एक पिक्चर बना लीजिएगा, उसमें आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब सभी को दर्शा लेना है आपको। ठीक, तो हम लोग फटाफट इस पिक्चर को बनाते हैं। देखिए ये हमारा अभिलंब हो गया। ठीक, अब आप अनुमान लगाकर देखिए, ये जब अभिलंब है और इस अभिलंब के ऊपर यदि हम एक रेखा खींचते हैं, क्या खींचते हैं? हम एक रेखा खींचते हैं। इस तरह से रेखा खींच दिए। किस लिए खींचे? तो प्रूफ करने के लिए। ठीक, तो आप देखिएगा कि सर 2 समकोण त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। किसका निर्माण हो रहा है? समकोण त्रिभुज का। तो कह सकते हैं कि सर समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? तो मैथ में पढ़े होंगे कि वैसा त्रिभुज
जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो तो उसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि ए वाला कोण को लाना है आई और इसको लाना है आर, कि आई और आर बराबर है। ठीक, हमें एक तो ऐसे तो सिंपल से ऐसे भी कह सकते हैं कि सर समकोण त्रिभुज है तो कर सकते हैं, लेकिन एक नियम की तहत करना पड़ेगा। तो नियम के तहत करने के लिए आपको कुछ मान रखना पड़ेगा, नामकरण करना पड़ेगा। तो चलिए फटाफट हम लोग नाम की ओर बढ़ते हैं। इस कोण को मान लेते हैं हम लोग ए, कोण का नाम मान लिए ए। इस कोण का नाम ऑलरेडी हमें दिया है आई और इस कोण का नाम ऑलरेडी हमें दिया है आर, इसे मान लेते हैं बी। ठीक, इसका मान लिया कोण बी। आप इसे इस तरह से ना लिख करके कोण बी लिख सकते हैं, कोण बी माने हैं और इसे हम लोग कोण ए कोण इसे बी माने हैं। चलिए ठीक, अब देखिए तो अब समीकरण से आ जाइए। तो समीकरण में लिखेंगे सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे हल। चलिए देखिए तो लिख सकते हैं स्टेटमेंट, ये हो जाएगा LHS और ये हो जाएगा हमारा RHS। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ करके लाना है। तो सबसे पहले हम लोग LHS से चलते हैं, क्या लिख देते हैं LHS। लिख सकते हैं कि कोण A प्लस कोण I प्लस कोण 90 बराबर 180 डिग्री। क्यों लिखेंगे? क्योंकि हम लोग को पता है कि समकोण त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री होता है। अब देखिए कोण A और कोण I दोनों हमें पता नहीं है, दोनों क्या हमें पता नहीं है, तो इसे हम लोग अज्ञात कोण कह सकते हैं। यानी जिस कोण का मान पता नहीं उसे क्या कहेंगे? अज्ञात कोण। यहाँ लिख सकते हैं अज्ञात कोण A और अज्ञात कोण I का मान x रखने पर चलिए अब क्या कहें हम कि जो कोण पता नहीं उसका मान क्या रख दीजिए आप? x रख दीजिए। तो x प्लस x इक्वल टू सॉरी देखिए x प्लस x क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा ना, 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। x 2x, अरे प्लस में जाएगा तो माइनस में, तो 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। अब देखिए 2x इक्वल टू 90 डिग्री। अब गुना में इधर में आएगा तो भागा में, x बराबर 90 बटा 2 काट देंगे, x का मान क्या आ गया? 45 डिग्री। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए, x का मान क्या आ गया मेरा? 45 डिग्री। अब देखिए हम किससे चले थे? LHS से चले थे। अब हम लोग नेक्स्ट किससे चलते हैं? RHS से चलते हैं। ठीक, अब यहां नोट कर लेंगे RHS। ठीक, चलिए अब हम लोग कहां से चलते हैं? RHS से चलते हैं। इसमें चलेंगे तो क्या है? कोण R प्लस कोण B प्लस 90 तीन है हमारे पास। तो यहां पे आ जाते हैं कोण R प्लस कोण B प्लस 90 डिग्री बराबर 180 लिख सकते हैं, क्योंकि पहले भी पढ़ा ना कि समकोण त्रिभुज में तीनों कोण का योग कितना होता है? 180 होता है। चलिए कोण I हमें पता नहीं है, यहां पर भी सेम प्रोसेस ला देंगे, लिख देंगे यहां पे अज्ञात कोण। अज्ञात कोण का मान x रखने पर, चलिए अज्ञात कोण का मान x रखने पर, तो अज्ञात कोण का मान जब हम लोग x रखते हैं तो आगे हम सोल्व कर देते हैं। तो क्या था हमारे पास? x प्लस 90 बराबर 180, x 2x प्लस 90 बराबर 180 डिग्री। अब देखिए ये 90 प्लस में जाएगा तो माइनस में, तो 2x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, x बराबर 90 बटा 2 कट जाएगा। x का मान क्या मिला हमको? 45 डिग्री। तो सर कह सकते हैं कि x का मान 45। अब हम लोग x की बात आती है तो दोनों तरफ देखेंगे, यहाँ भी x का मान 45 डिग्री, यहाँ भी x का मान 45 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे जब तो x किसको माने थे? कोण A को भी माने और कोण I को भी, यानी कह सकते हैं कि सर कोण I का भी मान 45 होगा और कोण A का भी मान 45 होगा। हमें किससे चलना है? I से चलना है। यहाँ लिख सकते हैं कोण I बराबर
45 डिग्री। और यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, आर से चलना, यहाँ किसे चलना था, आर से, यहाँ क्या हो जाएगा, कोण आर बराबर 45 डिग्री। तो देखिए आप सॉल्व कर लीजिए कि कोण आई का भी मान 45 डिग्री और कोण आर का भी मान 45 डिग्री, यानी एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। तो इसे आप स्क्रीनशॉट लेकर फटाफट अपने फेयर कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ये आपका वीवीआई क्वेश्चन है, हमेशा 3 नंबर में पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक। तो इस तरह से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए इसके बाद हम लोग तो प्रूव कर दिए समतल दर्पण, इसके बाद शुरू होता है हमारा गोलीय दर्पण। तो चलिए इसे मिटा देते हैं और आगे बढ़ते हैं हम लोग गोलीय दर्पण की ओर। चलिए अब आ जाइए गोलीय दर्पण में सब लोग। तो सबसे पहले जब गोलीय दर्पण में आते हैं तो गोलीय दर्पण, अब देखिए गोलीय, गोलीय शब्द का निर्माण होता है गोला से। तो गोला किसे कहते हैं, वृत्त को गोला कहते हैं, वृत्त को क्या कहते हैं, गोला कहते हैं, इसे हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण यानी गोला। तो देखिए वैसे दर्पण या वैसे दर्पण जिसे खोखले गोले का कटा हुआ भाग हो या जिसे खोखले गोले से काट कर बनाया जाता है तो उसे हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं। याद कर लीजिए गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, तो गोलीय दर्पण वैसा दर्पण है जो किसी खोखले गोले का भाग होता है तो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। चलिए तो गोलीय दर्पण का सबसे पहले हम लोग पिक्चर बनाएंगे। तो पिक्चर बनाने से पहले समझ लीजिए गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है। तो गोलीय दर्पण मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, एक उत्तल दर्पण और दूसरा अवतल दर्पण। याद कर लीजिए, एक उत्तल दर्पण और दूसरा अवतल दर्पण। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के, एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण। और कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो शायद हम लोग के बुक से पढ़ते होंगे, जो मार्केट में बिहार में उपलब्ध है, तो उसमें एक और आपको दर्पण पढ़ने के लिए मिलेगा पाराबोलिक दर्पण, जो साइड से हम इसका सारा डिटेल्स बता देंगे कि ये पाराबोलिक दर्पण क्या है। लेकिन आपको एनसीईआरटी का बुक में इस सिलेबस में आपको नहीं दिया गया है, एनसीईआरटी का सिलेबस से इसे बाहर रखा गया है। तो अभी हम लोग मुख्य रूप से चर्चा करेंगे 2 ही, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। लेकिन सबसे पहले हम लोग पिक्चर बना लेंगे कि दर्पण 2 प्रकार का होता है, एक उत्तल और एक अवतल। तो इससे पहले हम लोग गोलीय पढ़े थे, तो गोलीय दर्पण में आ जाइए। तो देखिए गोलीय दर्पण में आ जाते हैं। ठीक, ये देखिए हमारा बन गया गोलीय दर्पण। अब ये क्या है, ये किसी गोले से काट करके इसे तैयार किया जाता है, तो इसे कहेंगे गोलीय दर्पण। ठीक, अब देखिए गोलीय दर्पण में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ना है यहाँ पे, जो कि 5 नंबर में पूछता है एग्जाम में, और इसका मुख्य तौर पे आपको परिभाषा लिखना पड़ेगा। तो देखिए सभी का परिभाषा लाइन से बता देते हैं, पहले नामकरण कर देते हैं। तो देखिए बताएंगे और साथ में नामकरण दोनों कीजिए तो ज्यादा अच्छा होगा। तो देखिए बीच में जो बना इसे हम लोग सी कहते हैं। क्या कहते हैं, सी, यानी केंद्र कहते हैं। यदि हमसे पूछता है कि केंद्र किसे कहते हैं, तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग हो उस गोले के केंद्र को दर्पण का केंद्र या दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। चलिए तो वक्रता केंद्र के बाद बात आती है दर्पण का ध्रुव। ये देखिए यहाँ वाला हरे कलर से जो बना रहे हैं इसे पी कहते हैं, यानी दर्पण का ध्रुव। तो दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। याद रखिएगा, दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, इंग्लिश में इसे पोल कहते हैं। तो 2 परिभाषा याद हुआ। चलिए तीसरा में आ जाइए। तो तीसरा से पहले आपको पढ़ना पड़ेगा एक और परिभाषा, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष किसे कहते हैं। तो दर्पण का केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं, जिसे इंग्लिश में प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ठीक, तो ये याद रखिएगा, सी और पी को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं हम लोग, तो हम लोग सी पी को मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। अब देखिए बात आती है सी पी खत्म हुआ, अब बात आई एफ का, यानी फोकस। तो फोकस किसे कहते हैं, तो प्रधान अक्ष पे सी और पी के मध्य बिंदु को फोकस कहते हैं। इस तरह से भी परिभाषा लिख सकते हैं, नहीं तो यदि आपको दूसरा परिभाषा लिखना है तो भी बता देते हैं। लिखेंगे कि जब कोई प्रकाश का किरण अवतल दर्पण में प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होता है तो परावर्तन के बाद जिस बिंदु से गुजरता है उसे हम लोग फोकस कहते हैं। तो ये थोड़ा सा लंबा परिभाषा हो जाएगा, ये थोड़ा सा आपका छोटा हो जाएगा, आपकी इच्छा के ऊपर बाबू आप दोनों लिख सकते हैं। चलिए तो फोकस हो गया। अगला आता है दर्पण का द्वारक। तो देखिए द्वारक किसे कहते हैं,
ये बना हमारा दर्पण। तो दर्पण की जो चौड़ाई होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण का द्वारक कहते हैं। ठीक, तो ये हो गया, P हो गया, F हो गया, C हो गया, प्रधान अक्ष हो गया। ठीक, तो यहाँ तक तो बता दिए। अब आगे जो बताएंगे परिभाषा सब खत्म करा दिए हैं। अब बात आती है यहाँ पे आपको प्रूफ करने के लिए A बराबर R/2। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को इससे प्रूफ करेंगे कि A बराबर R/2। यदि आप खुद से कर सकते हैं तो कोशिश कीजिएगा करने का, नहीं होता है प्रूफ A बराबर R/2 तो हम प्रूफ करेंगे, बताएंगे कि कैसे होता है। और इसके ऐसा नहीं कि आपका चैप्टर 1 खत्म हो गया है, लेकिन वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए आप लोग को इतना ही पे रोक देते हैं। आप लोग इतना पढ़ाई कर लीजिए, इसको समझ लीजिए, फिर कॉपी बना लीजिए, इसके बाद फिर आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा।